राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीओसी कक्षा में। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे टर्मोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा इस लेक्चर में। देखो बेटा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बेसिक से टॉपिक से बारे में, बेसिक से टर्म्स के बारे में, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीखने के लिए हमें छोटी छोटी टर्म्स सीखनी पड़ेंगी, उन्हीं को हम बेसिक टर्म्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिएगा कि अगर मुझे कोई भी चीज सीखनी होती है, फिर कोई भाषा सीखनी होती है, कोई लैंग्वेज सीखनी होती है, जैसे मान लीजिए हिंदी सीखनी है, तो हिंदी सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी बेसिक सीखनी पड़ेगी, यानी कि जैसे अ आ ई इस तरह से जो होता है अपने पास, जो ये लिपि जो होती है देवनागरी लिपि, इसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अगर तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए उसके अल्फाबेट पढ़ने पड़ते हैं ABCD, इस तरह से वो बेसिक होता है। ऐसे अगर कोई अदर लैंग्वेज भी आपको सीखनी है, जैसे पंजाबी की अगर बात करें, पंजाबी सीखनी है तो उसके लिए भी आपको गुरुमुखी पढ़नी पड़ती है, उड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा ह। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी चीज को समझना है, पढ़ना है, लिखना है, उस चीज के डीप में अगर हमें जाना है तो उसके पहले बेसिक को हमें समझना पड़ेगा। तो वही बेसिक हम यहां पर पढ़ते हैं टर्मोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो वो छोटे छोटे टॉपिक हम इसको कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में, तब जाके हम आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे बेटा। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर टर्मोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बेटा काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसके टर्मोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रख लेता हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे अपने पास फेवरेट एग्जांपल अपने पास था ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जैसे K4 FeCN का होल 6। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने लेक्चर 1 में भी लिया है। ऐसे अगर मैं दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलता हूं, BRT वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ब्राउन रिंग कंपाउंड जो अपने पास है, ठीक है ना, तो उसकी बात है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे BRT कंपाउंड है, ब्राउन रिंग टेस्ट वाला कंपाउंड, ठीक है, BRT कंपाउंड ब्राउन रिंग टेस्ट वाला कंपाउंड जो अपने पास है, जैसे Fe, ठीक है, H2O का होल 5 NO, और इस तरह से क्या हो जाएगा, डब्बे के बाहर SO4। तो ये अपने पास हमने लेक्चर 1 में भी क्या करे हैं, लेक्चर 1 में भी दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े हैं, ये दो वाले, ठीक है, इनका एग्जांपल हमने लेके समझा है। तो अब हम यहां पर बात करते हैं, जब मैं टर्मोलॉजी की बात करता हूं तो कुछ टर्म्स अगर मैं यहां पर समझ रहा हूं तो वो टर्म्स ये हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ब्रैकेट है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ब्रैकेट है। जैसे इसमें भी देखिए ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये ब्रैकेट, क्योंकि इसी ब्रैकेट का नाम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी ब्रैकेट का नाम क्या है बेटा, इसी को हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन। इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसी का नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अच्छा, इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी का दूसरा नाम बोलता हूं, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऐसे इसका दूसरा नाम भी है, वो दूसरा नाम क्या हो जाएगा यहां पर, वो दूसरा नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट भी इसी को कहते हैं। इसका तीसरा नाम भी अपने पास है कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड, इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक, इसी का तीसरा या फिर नेक्स्ट नाम अपने पास जो है वो है कोऑर्डिनेशंस कॉम्प्लेक्स। ठीक, और इसी ब्रैकेट का जो नेक्स्ट नाम है वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इस तरह से। ठीक है, तो ये इसके 4-5 नाम हैं। जैसे अगर हम बोले ये ब्रैकेट जो तुम्हें दिख रहा है, ये बड़ा सा ब्रैकेट, ये बड़ा सा ब्रैकेट को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी इसी को कहते हैं, कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट भी इसी को कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी इसी को कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी इसी को कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी इसको कहते हैं। तो ये 4-5 नाम है, क्वेश्चन वाला कोई भी नाम पूछ सकता है। ठीक है ना, तो ये यहां पर 4 नामों से इसको जाना जाता है। फिर जो इस डब्बे के बाहर है, इस ब्रैकेट के जो बाहर होगा, उस ब्रैकेट के बाहर की अगर मैं बात करूं, जैसे ये पूरा डब्बा है, इसके लेफ्ट साइड अगर हम देखेंगे, ये पूरा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, इसके लेफ्ट साइड अगर हम देखेंगे, ये चीज अपने पास है K4 यानी कि पोटेशियम। तो जो भी डब्बे के बाहर होता है, डब्बे को तो हमने ये नाम दे दिए, ये 4-5 नाम, लेकिन डब्बे के बाहर जो चीज होती है उसको हम नाम देते हैं बेटा काउंटर आयन। क्या नाम देते हैं, काउंटर आयन। ठीक है, उसको नाम देते हैं काउंटर आयन।
या फिर दूसरा नाम उसको क्या बोलते हैं बेटा, आयोनिक स्पेयर। क्या बोलते हैं, आयोनिक स्पेयर। ठीक है, या तो काउंटर आयन बोल दीजिए या फिर आयनिक स्पेयर बोल दीजिए, जो हमारे पास डब्बे के बाहर है, इस डब्बे के बाहर। ठीक है, तो जैसे हमने यहां पर देखा कि ये डब्बा था, इसके लेफ्ट साइड में ये काउंटर आयन है। ऐसे अगर नीचे वाला कंपाउंड हम देखेंगे तो ये अपने पास स्पेयर है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये वाला डब्बा अपने पास है, जैसे यहां पर है ऐसे यहां पर भी है, ये कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट है या फिर कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। इसके राइट साइड में देखोगे, अभी यहां पर राइट साइड है, ये देखो बेटा डब्बे के राइट साइड में अब देखेंगे तो इसको यहां पर हम क्या कहेंगे, ये भी डब्बे के बाहर जो है उसको ही हम क्या कहते हैं, काउंटर आयन। ठीक है, या फिर आयनिक स्पेयर, क्या कह रहे हैं, काउंटर आयन या फिर आयनिक स्पेयर इसे कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, डब्बे के बाहर जो भी चीज होगा, चाहे वो लेफ्ट साइड हो, अगर यहां पर देखो बेटा तो ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, यहां पर देखो बेटा तो ये डब्बे के राइट साइड में है। ठीक है, यानी कि डब्बे से बाहर जो भी चीज होगा, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, उसका नाम होगा काउंटर आयन या फिर आयनिक स्पेयर। काउंटर आयन बोल सकते हो या फिर आयनिक स्पेयर उसको बोल सकते हो। जो डब्बा है उसी को मेनली यहां पर ये नाम से जाना जाता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बाकी जो डब्बे के बाहर होगा उसको हम किस नाम से जानते हैं, काउंटर आयन के नाम से जानते हैं या फिर आयनिक स्पेयर के नाम से जानते हैं। तो ये दो हमने यहां पर नाम जाने हैं, या तो काउंटर आयन और दूसरा ये कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट। तो इन दोनों के बारे में पहले एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं यहां पर डालता हूं बेटा, काउंटर आयन। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक इसका हो जाता है, किसका, काउंटर आयन। इस काउंटर आयन को हम क्या बोल रहे हैं, आयनिक स्पेयर भी बोल रहे हैं। ठीक है, काउंटर आयन को हम क्या बोल रहे हैं, आयनिक स्पेयर भी बोल रहे हैं। अब अगर इस आयनिक स्पेयर की बात करता हूं, इस काउंटर आयन की बात करता हूं, तो किस तरह से इसके बारे में हम समझें। ठीक है, तो एक एक पॉइंट में यहां पर लिख लेता हूं कि काउंटर आयन क्या होता है। सबसे पहले काउंटर आयन के बारे में सबसे पहली जो बात याद रखनी है कि ये जो काउंटर आयन है वो स्पेयर के बाहर होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के बाहर होता है ना। तो यहां पर लिख देंगे प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर ये हमेशा, है ना, प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, ये हमेशा कोऑर्डिनेशन स्पेयर से बाहर पाया जाएगा। यानी कि जैसे अगर मैंने बोला यहां पर ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर से बाहर ये लेफ्ट साइड, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, कोऑर्डिनेशन से बाहर ये राइट साइड। तब हम बात कर रहे हैं कि जो काउंटर आयन है वो हमेशा तुम्हें कोऑर्डिनेशन स्पेयर से बाहर ही देखने को मिलता है। ठीक है ना बेटा। अच्छा, इसका दूसरा अगर मैं बात करता हूं, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि ये काउंटर आयन होता क्या है या फिर आयनिक स्पेयर क्या होता है। बेटा इसके नाम में ही काम है। नाम में क्या है, आयनिक। आयनिक का मतलब जो आयनाइजेबल हो जाए, जो आयंस में टूट जाए। जैसे मैं इसको एक्वस मीडियम में डालता हूं, जैसे हमने पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा कि अगर मैं इनको एक्वस मीडियम में डाल रहा हूं तो स्पेयर के अंदर की जो चीज है वो आयंस में नहीं टूट रही, जो भी स्पेयर के अंदर वाली चीज है वो आयंस में नहीं टूट रही। पर लेकिन जो स्पेयर से बाहर है, जो स्पेयर से बाहर है वो आयंस में टूट जाते हैं। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये पार्शियली डिसोसिएशन करते हैं। ये मैंने लेक्चर 1 में बता भी दिया था। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये डब्बे से बाहर है और ये डब्बे के बाहर अगर मैं इनको कॉम्प्लेक्स में, इन कॉम्प्लेक्स को पानी में डालता हूं या फिर एक्वस मीडियम में रखता हूं तो ये अपने आयनिक फॉर्म में टूट जाएंगे। जैसे ये पोटेशियम है तो पोटेशियम आयंस बन जाएगा, ये सल्फेट है, ये सल्फेट आयन में टूट जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि आयनिक स्पेयर इसको इसलिए नाम देते हैं क्योंकि ये आयनाइजेबल हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर मैं दूसरा पॉइंट लिख लूंगा, आयोनाइजेबल नेचर। आयोनाइजेबल इन नेचर, आयनाइजेबल इन नेचर। नेचर में क्या होगा, ये आयनाइजेबल होगा, यानी कि आयनिक में टूट जाएगा, आयंस में बदल जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात कर रहा हूं बेटा, जैसे इसी एग्जांपल के बारे में ले लीजिएगा, जैसे K4
FeCN का होल 6, ये फेवरेट एग्जांपल अपने पास। अगर मैं इसको तोड़ता हूं इसको एक्वस मीडियम में रखता हूं, यानी एक्वस मीडियम, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं इसमें एक्वस मीडियम डाल रहा हूं, ठीक है, यानी पानी इसमें डाल रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो इसका अगर एक्वस मीडियम में बना रहा हूं तो जो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के अंदर का कोई भी चीज नहीं टूटता है, इस ब्रैकेट के बाहर जो है वो टूट जाएगा। जैसे यहां पर पोटेशियम है लेफ्ट साइड, यहां पर क्या है, पोटेशियम लेफ्ट साइड है, तो ये पोटेशियम अपने K पॉजिटिव में हट जाएगा, यानी कि ये पोटेशियम आयंस बन जाएंगे। और कितने पोटेशियम है, 4, तो इस तरह से ये 4 पोटेशियम आयंस में टूट जाएगा। और प्लस वो डब्बा, ये ब्रैकेट जो है वो अलग चल जाएगा, जैसे इस तरह से मैं बोल रहा हूं, ये ब्रैकेट अलग चले गया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा अपने पास, FeCN का होल 6, इस तरह से ये ब्रैकेट के अंदर का कुछ नहीं होगा, यानी कि ये ब्रैकेट अलग चले जाएगा, इसका जो भार वाला है वो अलग टूट जाएगा। ये भार वाला आयंस के रूप में हमें वाटर में या फिर एक्वस मीडियम में ये भार वाले जो है आयंस के रूप में मिलेगा, लेकिन अंदर वाला आयनिक पोर्शन नहीं होता है, वो आयंस में नहीं टूटता है। तो इस तरह से ये पोटेशियम आयन हमें आयंस के फॉर्म में कहां पर मिलेंगे, एक्वस मीडियम में। और ये डब्बे के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर चीजें वैसी की वैसी हैं। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर जैसे 4K पॉजिटिव है तो डब्बे पे, जैसे यहां पर 4 पॉजिटिव चार्ज है तो डब्बे पे क्या आ जाएगा, 4 नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने पास ये चीजें अपने पास यहां पर हो रही हैं, ठीक है बेटा। दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं, इसको यहां पर, ये दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं ले रहा हूं यहां पर, इसको क्या, ये ब्राउन रिंग कंपाउंड्स FeH2O का होल 6 होल 5 NO, इस तरह से। और यहां पर जो SO4 है, अभी राइट साइड है SO4, तो अगर मैं इसको एक्वस मीडियम में तोड़ रहा हूं, एक्वस मीडियम, ठीक है, यहां पर AQ मैंने लिख दिया एक्वस मीडियम में। अगर इसको एक्वस मीडियम में रख रहा हूं तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट अलग होगा और ये SO4 यहां से अलग टूट जाएगा। जैसे यहां पर K4 टूटा था ना, 4K पॉजिटिव, ऐसे ये SO4 सल्फेट में अलग टूट जाएगा, क्योंकि SO4 अपने पास सल्फेट होता है। तो अगर मैं इस SO4 को अलग लिखता हूं इस तरह से, SO4 सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव, तो वो 2 नेगेटिव में अलग टूट गया, सल्फेट अपने पास 2 नेगेटिव में अलग टूट गया। अब ये ब्रैकेट अलग से अपने पास हो जाएगा, जैसे यहां से SO4 2 नेगेटिव निकल गया, जब यहां से SO4 2 नेगेटिव निकलेगा तो ब्रैकेट के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से ये अलग ये ब्रैकेट हो गया, यानी कि SO4 2 नेगेटिव है तो ब्रैकेट के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये अलग इस तरह से हो जाएगा, क्या, FeH2O का होल 5 NO, इस तरह से। तो ये अपने पास क्या हो गया बेटा, कि जो आयनिक स्पेयर है वो आयंस में टूट जाएगा। यहां पर पोटेशियम आयन जैसे मिल रहे हैं, यहां पर सल्फेट आयन इसी तरह से हमें मिलने वाला है एक्वस मीडियम में, ठीक है बेटा। तो इतनी बातें हमें समझ में आती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ या फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर बढ़ रहा हूं तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या हो जाएगा अपने पास, ये चीजें, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आयनिक स्पेयर का ही होने वाला है, लेकिन उस टॉपिक को हम तब शुरू करेंगे। पहले एक आध बात इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि बेटा यहां पर जो है, जब अगर मैं बात कर रहा हूं जैसे आयनिक स्पेयर अलग हो रहा है, आयनिक स्पेयर क्या हो रहा है, अलग टूट रहा है, ठीक है। आयनिक स्पेयर अगर अलग टूट रहा है, जैसे यहां पर 4K पॉजिटिव टूटा है तो 4K पॉजिटिव यहां पर टूटा, तो इस 4K पॉजिटिव की वजह से डब्बे के ऊपर आया 4 नेगेटिव चार्ज। यहां पर SO4 2 नेगेटिव में अलग हुआ, SO4 2 नेगेटिव में सल्फेट आयन में अलग हुआ तो डब्बे पे आया 2 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि जब ये आयंस यहां से टूटेंगे, ये आयंस यहां से टूटेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में डब्बे पे क्या आएगा या फिर इस ब्रैकेट पे क्या आएगा, चार्ज आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं ये लेफ्ट साइड यहां पर अपने पास है तो लेफ्ट साइड का पॉजिटिव यहां पर 4K पॉजिटिव टूटा तो डब्बे पे 4 नेगेटिव। अगर यहां पर राइट साइड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो राइट साइड में ये SO4 2 नेगेटिव टूटा तो डब्बे पे 2 पॉजिटिव। इसका मतलब इस आयनिक स्पेयर की वजह से डब्बे पे भी चार्ज आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि इस आयनिक स्पेयर जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ आयनिक स्पेयर है तो उसका आयनिक स्पेयर जब आयंस में टूट रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में उस पे नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ड्यू टू दिस आयनिक स्पेयर या फिर काउंटर आयन, ड्यू टू दिस काउंटर आयन, इस काउंटर आयन की वजह से, ड्यू टू दिस काउंटर आयंस स्पेयर बिकम्स नेगेटिव और पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो अपने पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है या फिर नेगेटिव हो जाता है।
ड्यू टू दिस काउंटर आयन coordination sphere becomes पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या बन सकता है, पॉजिटिव बन सकता है या नेगेटिव बन सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ठीक है, यहां पर समझ में आती है। तो थोड़ा सा इसको अगर मैं समझता हूं और भी डिटेल में, तो इस बात को यहां पर याद रखना कि जैसे अपने पास ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये मान लीजिए अपने पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैं बोल रहा हूं। ठीक है, इसके ब्रैकेट में बोल रहा हूं, ये ब्रैकेट जो अपने पास है इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये ब्रैकेट अपने पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ये वाला जो है वो लेफ्ट साइड है, ठीक, और इधर वाला क्या है, राइट साइड है। यहां पर थोड़ा सा समझ लेना कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बीच में इधर वाला भाग जो है हिस्सा इसका लेफ्ट साइड, इधर वाला राइट साइड। देखना जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो इधर ये लेफ्ट साइड में है, तो जो भी लेफ्ट साइड में होगा वो हमेशा मेटल होगा। ठीक, और जो राइट साइड में होगा, जैसे यहां पर लेफ्ट साइड में पोटेशियम है तो पोटेशियम मेटल है, जो राइट साइड में होगा वो हमेशा नॉन मेटल होगा। ये याद रख लेना। ठीक है, राइट साइड में क्या होगा, नॉन मेटल। जैसे यहां पर सल्फेट अपने पास है, वो राइट साइड है, स्फीयर के राइट साइड है, तो वो नॉन मेटल है। अब हमें ये तो पता होता है कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसलिए जो ये लेफ्ट वाला हिस्सा है ये इसका पॉजिटिव हिस्सा होगा, पॉजिटिव आयंस होगा। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव आयन होगा, क्योंकि मुझे पता है या फिर हम लोगों को ये चीजें पता है कि मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव में टूटेगा। जैसे पोटेशियम है ना, तो पोटेशियम पॉजिटिव में टूट गया। अगर ये लेफ्ट वाला हिस्सा पॉजिटिव में टूटेगा तो जितने पॉजिटिव में लेफ्ट वाला हिस्सा टूटेगा उतना ही नेगेटिव फिर डब्बे के ऊपर आ जाएगा, यानी कि स्फीयर के ऊपर आ जाएगा चार्ज। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोल रहा हूं ये राइट वाला हिस्सा नॉन मेटल है और नॉन मेटल अपने पास होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये जो राइट वाला हिस्सा है वो नेगेटिव आयंस बनाएगा। इस बात को याद रखना, अगर राइट वाला नेगेटिव आयन बनाएगा तो जिसके साथ भी राइट वाला काउंटर आयन होगा, तो अगर वो नेगेटिव में टूट रहा है तो फिर स्फीयर के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि राइट वाला नेगेटिव आयंस बनाएगा क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और ऐसे ही लेफ्ट साइड पॉजिटिव आता है क्योंकि वो मेटल है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। पर एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना बेटा कि कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स के साथ दोनों ही चीजें यानी कि दोनों ही काउंटर आयन एक साथ नहीं आते। जैसे लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी दोनों ही काउंटर आयन कभी एक साथ नहीं आएंगे, कि जैसे मान लीजिए लेफ्ट साइड भी कुछ काउंटर आयन है तो राइट साइड भी कुछ काउंटर आयन होगा। ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता, या ऐसा नहीं होता कि दोनों काउंटर आयन एक साथ अपने पास आ जाए। ठीक है ना, ये बात इंपॉर्टेंट रखना। ठीक है, ये तो अगर लेफ्ट वाला काउंटर आयन है तो लेफ्ट वाला ही रहेगा, अगर राइट वाला काउंटर आयन है तो राइट वाला ही रहेगा। ठीक है बेटा, इस बात को याद रखना। तो ये सारा का सारा है ऑल अबाउट काउंटर आयन। ये काउंटर आयन वाला पहला टर्म्स हमने समझ लिया। नेक्स्ट टर्म्स अपने पास जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के बारे में है, उसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास रहेगा बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में बात करता हूं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, तो उसको समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर अपने पास क्या है। उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में बात करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके भी हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो है कि जो इसको कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ब्रैकेट हम देख रहे हैं ना उससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ब्रैकेट। इस तरह से ये कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, तो ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट प्रेजेंट इनसाइड इट, नॉन आयनाइजेबल पार्ट प्रेजेंट इनसाइड इट। इसके अंदर क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल पार्ट प्रेजेंट होता है, ये बात। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो यहां पर मैं बोल रहा हूं टाइप्स
ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है ना। इस स्पेयर के टाइप, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के टाइप, अगर मैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर के टाइप्स के बारे में बात करता हूं तो मेनली अपने पास 4 टाइप का कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है बेटा। इसके बारे में बात करें, जिसमें सबसे पहला अपने पास होता है कैटायनिक स्पेयर, कैटायनिक स्पेयर, ठीक है। दूसरा अपने पास होता है एनायनिक स्पेयर, एनायनिक स्पेयर, ठीक। तीसरा अपने पास होता है कैटायनिक एनायनिक स्पेयर, कैटायनिक एनायनिक, यानी कि दोनों ही स्पेयर एक साथ, कैटायनिक एनायनिक स्पेयर। और नेक्स्ट अपने पास होता है न्यूट्रल स्पेयर, न्यूट्रल स्पेयर। ये अपने पास 4 टाइप्स का स्पेयर होता है, ठीक है ना। ये 4 टाइप के स्पेयर हमने एक एक करके 4 टाइप्स के स्पेयर कंप्लीट करने हैं। अगर मैं बात करता हूं जैसे कैटायनिक स्पेयर, एनायनिक स्पेयर, कैटायनिक एनायनिक स्पेयर या फिर न्यूट्रल स्पेयर, तो अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर हैं ये किसके बेस पे हैं, कैटायनिक या फिर कैटायनिक को हम पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, एनायनिक नेगेटिव चार्ज, कैटायनिक एनायनिक, ये अपने पास चार्ज है। तो इसका मतलब अगर मैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर पूछ रहा हूं तो किसके बेस पे इसका क्लासिफिकेशन कर रखा है, किसके बेस पे इसके टाइप है, तो इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ आयंस, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के बेसिस पे इस स्पेयर को क्या कर रखा है, बांटा गया है 4 टाइप में, जिसमें कैटायनिक स्पेयर होगा, एनायनिक स्पेयर होगा, कैटायनिक एनायनिक होगा और न्यूट्रल स्पेयर हमारे पास इस तरह से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेटा यहां पर, सबसे पहले यहां पर हम इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे ये अपने पास दूसरा अपने पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो अपने पास है ये दूसरा टर्म्स है, और इसी के अंदर जो अगर मैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर के 4 टाइप्स पढ़ रहा हूं तो इसको हम देख रहे हैं, मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं इसको, और ये डी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ए वाला पोर्शन पढ़ रहा हूं, कैटायनिक स्पेयर। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर अगर मैं बात डाल रहा हूं टॉपिक कैटायनिक स्पेयर, तो कैटायनिक स्पेयर को समझ रहे हैं बेटा, नाम में ही काम है। कैटायनिक स्पेयर में अगर देखें तो इसके नाम में ही काम है, नाम में ही काम का मतलब है कैटायंस। कैटायंस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। कैटायंस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कैटायंस। यानी कि ऐसा स्पेयर जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसी को हम क्या कहते हैं, कैटायनिक स्पेयर कहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्पेयर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसी को मैं क्या कहूंगा, कैटायनिक स्पेयर कहूंगा। जैसे एग्जांपल मैं यहां पर समझ रहा हूं, हमने एक एग्जांपल यहां पर भी लिया है, ये पीछे अगर देखें तो ये अपने पास जो ब्राउन रिंग कंपाउंड्स लिया है, तो यहां से सल्फेट आयन जब हम हटा रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसी एग्जांपल को हम यहां पर डाल सकते हैं कैटायनिक स्पेयर के तौर पे। जैसे मैंने यहां पर बोला बेटा FeH2O का होल 5, ये NO, ठीक, और यहां बाहर डाल दिया SO4, ठीक है। तो SO4 को जब हटा रहे हैं, जैसे मैं इस SO4 को हटा दूंगा तो यहां पर अपने पास, जैसे मान लीजिए मैंने SO4 2 नेगेटिव हटाया, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव यहां से हटाया, तो इस पे आया अपने पास 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैंने यहां से क्या हटा दिया, SO4 2 नेगेटिव हटा दिया। तो ये अपने पास जो स्पेयर हो जाएगा ये बन जाएगा अपने पास कैटायनिक स्पेयर, ठीक है ना। ऐसे हम अगर बात करें, कैटायनिक स्पेयर तो कंप्लीट हो गया। दूसरा हम बात करें एनायनिक स्पेयर, तो एनायनिक स्पेयर भी देख लेते हैं। दूसरा बी वाला पोर्शन है यहां पर एनायनिक स्पेयर, एनायनिक स्पेयर, ठीक है। इस एनायनिक स्पेयर को समझते हैं। एनायनिक स्पेयर, कैटायनिक जैसे अपने पास क्या, कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज। तो एनायनिक स्पेयर भी अपने पास क्या हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज अगर स्पेयर के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे एनायनिक स्पेयर। तो यहां पर हम लिख देंगे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट प्लस एंटी, प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट बेटा, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर,
अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहेंगे हम, एनायनिक स्पेयर कहेंगे। जैसे हमने यहां पर ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमने लिया है। यहां पर देख रहे हो तुम लोग कि लेफ्ट साइड अपने पास पॉजिटिव चार्ज वाला आयन हटेगा, तो डब्बे पे क्या आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये अपने पास नेगेटिव चार्ज वाला स्पेयर को हम क्या कहेंगे, एनायनिक स्पेयर। तो इसी का एग्जांपल यहां पर भी लिख लेते हैं। आगे इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहां पर एनायनिक स्पेयर का। ये एग्जांपल लिख रहे हैं यहां पर कि FeCN का होल 6, ठीक, और डब्बे पे क्या आया बेटा, 4 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि वहां से 4K पॉजिटिव हटा तो डब्बे पे 4 नेगेटिव आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया है, एनायनिक स्पेयर। एनाइंस, एनाइंस का मतलब होता है बेटा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज अगर स्पेयर के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे एनायनिक स्पेयर। यहां पर ये समझ में आता है। नेक्स्ट अगर मैं तीसरी बात करता हूं, यहां पर तीसरा अपने पास है कैटायनिक एनायनिक, कैटायनिक एनायनिक स्पेयर। अगर इस कैटायनिक एनायनिक स्पेयर की बात कर रहे हैं तो कैटायनिक एनायनिक स्पेयर मतलब एक अपने पास कैटायन वाला स्पेयर होगा और दूसरा अपने पास एनायनिक वाला स्पेयर होगा। इसका मतलब यहां पर दोनों ही स्पेयर एक साथ होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, यानी कि यहां पर जो है, यहां पर क्या होंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 2 स्पेयर, ठीक है। यहां पर क्या होंगे, 2 स्पेयर होंगे या फिर 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर होंगे। वन ऑफ देम इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। पहला वाला क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकंड वन इज नेगेटिवली चार्ज। तो यहां पर सेकंड को मैं क्या बोल रहा हूं, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज स्पेयर होगा। सेकंड अपने पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्पेयर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर समझते हैं, यहां पर 2 स्पेयर होंगे। जैसे पहला स्पेयर तो ये है, ठीक, पहला स्पेयर ये हमने बना दिया, दूसरा स्पेयर ये, दोनों स्पेयर एक साथ यहां पर होने वाले हैं। जैसे पहला स्पेयर अपने पास, जैसे मान लीजिए ये है अपने पास, है ना, कोबाल्ट NH3 का होल 6, और दूसरा अपने पास है मान लीजिए FeCN का होल 6, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होने वाला है कि जो दूसरा वाला स्पेयर है वो नेगेटिव बन जाता है, जो पहला वाला स्पेयर है वो पॉजिटिव बन जाता है। पर एक बात ध्यान सुनना, ये पॉजिटिव नेगेटिव किसके रिस्पेक्ट में बन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं। जैसे केमिस्ट्री में अपने पास कोई कंपाउंड हमें लिखना होता है ना, तो पहले पॉजिटिव लिखा जाता है फिर नेगेटिव। जैसे NaCl, अगर हम कोई कंपाउंड लिख रहे हैं, कोई कंपाउंड्स बना रहे हैं, जैसे NaCl, तो NaCl में क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव होगा, पहले वाला पॉजिटिव, दूसरे वाला नेगेटिव। ये केमिस्ट्री में लिखने का केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है कि पहले को हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। पर इस पे ये चार्ज, अगर मैं बोल रहा हूं कि पहले पे पॉजिटिव लगा दिया, दूसरे पे नेगेटिव लगा दिया, लेकिन चार्ज कितना आएगा तो वो डिपेंड करता है यहां पर जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है ना, कोऑर्डिनेशन स्पेयर सेकंड वाला, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। जैसे मैंने बोला यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक, तो वो 6 जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आधा आधा बढ़ जाता है। जैसे 6 है तो 3 इधर बढ़ गया और 3 इधर आ गया। इसका मतलब इसके डब्बे पे आ गया 3 पॉजिटिव चार्ज, इस डब्बे पे आ गया 3 नेगेटिव चार्ज। तो जो भी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो आधा आधा बढ़ जाएगा और उसी की वजह से क्या आता है, डब्बों पे चार्ज आता है। दूसरे वाले पे तो नेगेटिव आ गया, पहले वाले पे पॉजिटिव आया, लेकिन कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव वो डिसाइड करेगा सेकंड डब्बे का जो यहाँ पर नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसकी वजह से, ठीक है ना। तो ये बन गया अपने पास कैटायनिक स्पेयर, ये वाला अपने पास बन गया बेटा, ये वाला बन गया कैटायनिक, ठीक है, और ये बन गया एनायनिक, ठीक है। ये एनायनिक स्पेयर, ये कैटायनिक स्पेयर। तो ये कैटायनिक एनायनिक स्पेयर वाला एग्जांपल हो गया। ऐसे हम आगे भी ढेर सारे एग्जांपल समझेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, तो वहां पर यहाँ पर आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ढेर सारे कंपाउंड वहां पर हमें ऐसे देखने को मिलेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, लास्ट अपने पास रहेगा न्यूट्रल स्पेयर, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास लास्ट जो स्पेयर इसका रहेगा न्यूट्रल स्पेयर। अब ये न्यूट्रल स्पेयर क्या होता है, न्यूट्रल स्पेयर मतलब
जिस पर कोई चार्ज ही नहीं है, यानी कि जिस पे एक भी चार्ज नहीं होता, वो होता है न्यूट्रल स्फीयर, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज नहीं है ना, नो चार्ज प्रेजेंट ऑन स्फीयर, ठीक है। कोई भी चार्ज अगर स्फीयर पे नहीं है तो उसको हम बोल रहे हैं न्यूट्रल स्फीयर। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, मैंने यहां पर मान लीजिए ये निकिल बोल दिया और आगे यहां पर CO कार्बोनिल इस तरह से K4 और ये डब्बा। तो अगर मैं इस डब्बे इस कैपिटल ब्रैकेट के बात कर रहा हूं, ये अपने पास कैपिटल ब्रैकेट स्फीयर है, ठीक है। तो इस स्फीयर पे मैं यहां पर कोई भी चार्ज नहीं दे रहा हूं, तो ऐसे भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो वो न्यूट्रल स्फीयर में अपने पास आ जाते हैं। तो बेटा इतना तो हमें समझ में आया कि ये तो हमने चारों के चारों स्फीयर हमने कर दिए, कैटायनिक भी कर दिया, एनायनिक भी कर दिया, कैटायनिक एनायनिक भी कर दिया और न्यूट्रल स्फीयर भी कर दिया। तो ये तो हमारे पास टर्मिनोलॉजी में हमने दो चीजें कंप्लीट कर दी हैं। एक तो काउंटर आयन, जैसे हमने बात करी है, ये अपने पास काउंटर आयन हमने कंप्लीट करा, ठीक है, यानी आयनिक स्फीयर हमने कंप्लीट करा। दूसरा हमने यहां पर जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के टाइप कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का टाइप कंप्लीट हो गया। अब हम यहां पर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो नॉन आयनाइजेबल पार्ट है वही सबसे अपने पास इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट अपने पास है ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बातें है ना, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीजें हैं, उसके अंदर जो क्या क्या चीजें हैं उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देख लेते हैं अच्छे से। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल यहां पर मैं ले रहा हूं बेटा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोई भी है, कैटायनिक है, एनायनिक है, ये न्यूट्रल है, कोई भी है। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर ये अपने पास FeCN का होल 6 जो अभी तक हम देख ही रहे हैं, और इस डब्बे पे क्या है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज यानी कि 4 नेगेटिव, इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। ये अपने पास मान लिया एनायनिक स्फीयर, ठीक है, कोई भी मान लो, कैटायनिक मान लो, एनायनिक मान लो, न्यूट्रल मान लो, कोई भी मान लो, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला यहां पर दिखेगा एलिमेंट, ये जो एलिमेंट होगा, इस एलिमेंट को जो सबसे पहला होता है उस सबसे पहले एलिमेंट को कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि बोले तो CMA। CMA का अगर मैं पूरा नाम देखूं तो इसको कहते हैं बेटा सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। बाकी ये जो चीजें हैं, बाकी को हम कहते हैं क्या, लिगेंड्स, लिगेंड्स हम बाकी को कहते हैं लिगेंड्स। और यहां पर जो है लिगेंड्स को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को हम M से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बेटा, ये चीज। तो ये अपने पास जो सबसे पहला वाला है वो है अपने पास सेंट्रल मेटल एटम। फिर सेंट्रल मेटल एटम के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो अपने पास सारे के सारे लिगेंड्स होंगे, ठीक है, इस चीज को हमें याद रखना है, ठीक। जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल में भी बात करते हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं, ब्राउन रिंग वाला FeH2O का होल 5 और ये NO इस तरह से, ठीक, और डब्बे के ऊपर क्या है अपने पास, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये भी Fe क्या है अपने पास, सेंट्रल मेटल एटम है, CMA है, ये भी लिगेंड्स है, H2O भी लिगेंड्स है, यहाँ पर NO भी लिगेंड्स है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, लिगेंड्स यानी कि L। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि सेंट्रल मेटल एटम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है अपने पास सेंट्रल यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अपने पास दो चीजें होती है बेटा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहला सेंट्रल मेटल एटम, जो भी सबसे पहला दिखाई दे, जो भी सबसे पहला, यानी कि जैसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाते हैं तो जो भी सबसे पहला दिखाई दे वो अपने पास सेंट्रल मेटल एटम होगा। दूसरे जितने भी हैं, जो भी उसके बाद जितने भी दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 कुछ भी अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो अपने पास लिगेंड्स होंगे। दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो सिंगल होगा, ठीक, और लिगेंड्स जो है एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक हम डालते हैं क्या, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स, यानी कि है ना, सेंट्रल मेटल एटम यानी कि CMA, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम CMA, ठीक, एंड लिगेंड्स
एंड लिगेंड्स। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लिगेंड्स को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। और इसके बीच में मैं थोड़ा सा डिफरेंस तुम्हें बता दूं कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है और लिगेंड्स क्या होता है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। जहां पर अगर मैं सेंट्रल मेटल एटम की बात करता हूं, तो सेंट्रल मेटल एटम में सबसे पहली बात यह है कि सेंट्रल मेटल एटम जो भी होगा वो सबसे पहला एटम होगा स्फीयर के अंदर। ठीक है ना, सबसे पहला एटम जो होगा वो सेंट्रल मेटल एटम होगा। ठीक है, जो भी तुम्हें यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो दिखेगा वो सबसे पहला जो होगा वो सेंट्रल मेटल एटम होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एटम इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो सबसे पहला एटम होगा वही अपने पास सेंट्रल मेटल एटम होता है। लिगेंड्स में अगर हम समझें तो लिगेंड्स सेंट्रल मेटल के अलावा जो भी चीजें वहां पर प्रेजेंट हैं, जो भी केमिकल स्पीसीज सेंट्रल मेटल के अलावा वहां पर है, उसको हम लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, अदर देन सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि अदर स्पीसीज, स्पीसीज को हम एसपी करके लिख लेते हैं शॉर्ट में, अदर स्पीसीज इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो अदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर मैं बात करता हूं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो अदर स्पीसीज होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात लिख लेते हैं यहां पर सेंट्रल मेटल एटम के रिगार्डिंग कि सेंट्रल मेटल एटम जो है ये अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। जैसे हमने डी एंड एफ वाले चैप्टर में भी पढ़ा कि डी ब्लॉक एलिमेंट सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करता है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमने डी एंड एफ वाले चैप्टर में पढ़ा है बेटा, अच्छे से डिटेल में वहां पर समझा है। ठीक है, कि डी ब्लॉक एलिमेंट यहां पर सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। अच्छा, क्यों होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक ही क्यों होता है? क्योंकि इसका कारण है काफी इंपॉर्टेंट, मैंने वो डी एंड एफ वाले चैप्टर में भी पढ़ा रखा है। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, इसके अंदर होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये क्या करता है, लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी लिगेंड्स से इलेक्ट्रॉन्स लेता है और उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। क्यों क्यों होगा सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक एलिमेंट? बिकॉज इट हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स पेयर फ्रॉम किससे? टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स पेयर फ्रॉम लिगेंड्स। ठीक है बेटा, लिगेंड्स से ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेगा, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेता है, ठीक, और उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। टू एक्सेप्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन्स पेयर फ्रॉम लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, यानी कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये लिगेंड से क्या करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेता है। जो भी लिगेंड्स के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो, ठीक है, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसको लेगा और उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा। क्यों लेता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब इसके अंदर खाली डी ऑर्बिटल होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर को लेने की क्षमता रखता है। तो फिर ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है और उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। वहीं अगर मैं दूसरी बात यहां पर इसके लिगेंड्स के रिगार्डिंग दूसरी बात यहां पर करता हूं, ठीक है, तो लिगेंड्स एक ऐसी केमिकल स्पीसीज है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर होता है और वो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देता है, सेंट्रल मेटल एटम को। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें द केमिकल स्पीसीज, अब वो केमिकल स्पीसीज में कुछ भी हो सकता है वो आयंस हो बेटा, ठीक, हो सकता है एटम हो सकता है मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी केमिकल स्पीसीज, ठीक है ना, एक्सेट्रा कर लेते हैं, कोई भी केमिकल स्पीसीज है ना, ऐसी केमिकल स्पीसीज, द केमिकल स्पीसीज विच हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर,
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर, जिस पर क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर होगा, विच हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने लिगेंड्स वो केमिकल स्पीसीज है जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर होगा फॉर डोनेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर होगा उसमें डोनेशन करने के लिए, डोनेट करने के लिए, ठीक है। अब ये डोनेट किसको करेगा, है ना, डोनेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर होगा इसमें डोनेट करने के लिए, डोनेशन करने के लिए। पर ये डोनेट किसको करता है, डोनेट करता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, क्योंकि उसके अंदर खाली ऑर्बिटल है और उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। इट डोनेट देयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर टू द, यहां पर मैं व्हाइट पेन से लिख लेता हूं इसको, इस चीज को व्हाइट पेन से लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो यहां पर और इसके साथ, है ना। और इट डोनेट देयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, विद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, कि वो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देता है, ठीक, और सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। अब इन दोनों की बातों को हम काफी अच्छे से समझने वाले हैं, जो भी चीजें यहां पर है, जैसे नेक्स्ट पेज पे इन दोनों को समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां पर मैं बोल रहा हूं सेंट्रल मेटल एटम है और सेंट्रल मेटल एटम को मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, ठीक है। दूसरी साइड अपने पास क्या है, लिगेंड्स है और लिगेंड्स को मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक ठीक। अभी हम बात कर रहे हैं कि यहां पर सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो अपने पास M से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक। इस सेंट्रल मेटल एटम D ब्लॉक एलिमेंट है, ये D ब्लॉक एलिमेंट्स है, और इस सेंट्रल मेटल एटम में क्या होता है कि वैकेंट D ऑर्बिटल होती हैं। जैसे मान लीजिए D की ये 5 ऑर्बिटल है, D की ये 5 ऑर्बिटल है, 5 में से कुछ तो भरी हुई है, जैसे बोल दिया कुछ तो भरी हुई है, ठीक है, कुछ तो ऐसे भरी हुई है मान लीजिए। तो मान लीजिए ये इसकी 2 ऑर्बिटल खाली है, तो इस लिगेंड्स के ऊपर, ये जो लिगेंड्स हैं, इस लिगेंड्स के ऊपर क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर होगा, ठीक है। इस लिगेंड्स के ऊपर क्या होगा बेटा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर होगा। अब ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर किसको देगा, इस सेंट्रल मेटल एटम को देगा। ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर किसको देगा, सेंट्रल मेटल एटम को देगा। यानी कि जैसे ये मेटल है सेंट्रल मेटल एटम और ये लिगेंड्स, ठीक है, ये अपने पास लिगेंड्स, तो ये लिगेंड्स अपना सेंट्रल मेटल एटम किसको देता है, अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर किसको देता है, सेंट्रल मेटल एटम को, क्योंकि इसके अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल होती है सेंट्रल मेटल एटम के अंदर। तो ये लिगेंड्स अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर किसको देता है, सेंट्रल मेटल एटम को। तो इसलिए मैंने ये एरो इधर साइड बनाया कि इसका, इस एरो का मतलब है कि लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इधर दे रहा है, इधर बोले तो सेंट्रल मेटल एटम को, इस साइड ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। और इनके बीच में जो ये बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला इधर जो बन रहा है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक। ये अपने पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब है अगर इस सेंट्रल मेटल एटम पे वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये लिगेंड्स का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेगा और उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। ये फिर ऐसा बोल दीजिए लिगेंड पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, वो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर सेंट्रल मेटल एटम को देगा और उसके साथ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देता है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को यहां पर टॉपिक डाल देते हैं, इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को मैं समझूंगा अभी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना। इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम समझेंगे कि क्या ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, इसको हम अभी यहीं पर रहने देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बात कर देते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स की और भी प्रॉपर्टीज हैं। क्या बेटा इसमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस सेंट्रल मेटल एटम की अगर मैं बात करूं, क्या इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। खाली ऑर्बिटल का मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर किससे ले रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर किससे ले रहा है, लिगेंड से ले रहा है। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है।
इसमें इसके अंदर क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब खाली डी ऑर्बिटल होती है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि ये इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, ठीक है ना, कि ये सेंट्रल मेटल अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अच्छा, ये जो लिगेंड्स है, क्या इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर है डोनेट करने के लिए? इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पीसीज, ठीक है, इसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि सेंट्रल मेटल एटम अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, क्योंकि इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है यानी कि इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल है, तभी ये बाहर से इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, यानी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। तो जिसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, उस स्पीसीज को क्या कहते हैं बेटा, लुईस एसिड कहते हैं। क्योंकि लुईस साहब ने ये बताया था, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट हमें पता है कि लुईस एसिड क्या कहता है। लुईस एसिड वाला कंसेप्ट कहता है कि जिस भी कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम वैकेंट होगा, यानी सेंट्रल वाला एटम जो है वैकेंट होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेगा, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल होगी, इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेने की क्षमता होगी, वही अपने पास एसिड होगा। ये कहता है लुईस का कंसेप्ट, ठीक है ना, एसिड के लिए। तो इसलिए ये लुईस एसिड है, तो इसलिए मैं इसको लिख लेता हूं बिहेव एज लुईस एसिड, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल एटम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लुईस एसिड की तरह, क्योंकि लुईस ने क्या बोला है, जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, लुईस एसिड, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करता हूं बेस के बारे में भी, लुईस ने क्या कहा कि जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो डोनेट करने के लिए, वो बेस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। तो ये जो लिगेंड्स है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज लुईस बेस। ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, कौन, लिगेंड्स लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट करने के लिए। और सेंट्रल मेटल एटम ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन्स पेयर को लेने के लिए, ठीक है ना। ये बातें काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास होती हैं। अब इस लिगेंड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लिगेंड्स में अगर बात कर रहे हैं, यहां पर स्टार पॉइंट्स, कि जो लिगेंड्स है, लिगेंड्स में क्या हो रहा है, हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर का मतलब मैं समझता हूं कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या होता है बेटा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या क्या चीजें हो सकती हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर, उसके बारे में समझ लेते हैं बेटा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर अपने पास दो ही चीजें होंगी, या तो होगा लोन पेयर, ठीक है, या तो होगा लोन पेयर, या फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि ऐसे कोई केमिकल स्पीसीज जिस पर या तो नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि आयंस हो एनायनिक फॉर्म में, या फिर कोई लोन पेयर हो, तो वो चीज अपने पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर की तरह बिहेव करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात करी H2O है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर का मतलब होता है या तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, दो ही इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर का मतलब होता है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। जैसे अगर मैं लोन पेयर के बारे में बात करता हूं, जैसे H2O मैंने यहां पर एग्जांपल दिया H2O, तो H2O के ऊपर ये जो लोन पेयर है, ये दो लोन पेयर होता है ना ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे अमोनिया जो अपने पास NH3 है, NH3 के ऊपर जो ये लोन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव सो कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं नेगेटिव चार्ज वाली की बात एग्जांपल कर लेता हूँ, और भी यहाँ पर होंगे, ठीक है, ढेर सारे हैं, पर लेकिन मैंने अभी दो ही एग्जांपल दिए लोन पेयर के। ऐसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाले, जैसे मान लीजिए CN नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव, ऐसे मान लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे OH नेगेटिव, ठीक, ऐसे क्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, या फिर NO2 नेगेटिव, इस तरह से। तो कहने का मतलब यह है कि जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह हो रहा है, या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह बिहेव शो कर रहा है, कौन, नेगेटिव चार्ज। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास दो ही चीजें हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर या तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई। अब हम इस बात को समझते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मैंने यहां पर भी बताया कि भाई ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड्स है, इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इसको हम सिंपल इस तरह से लिख लेंगे, द बॉन्ड
form between the bond formed between central metal atom and ligands, ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। तो ये चीजें अपने पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ भी अगर मैं बात करी कि ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड्स हैं, तो लिगेंड्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, लिगेंड्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये बात भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि लिगेंड्स जो है एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम केवल एक ही होगा, ठीक है। यहां पर सेंट्रल मेटल एटम सिंगल होता है, सिंगल एग्जिस्टेंस होती है इसकी, यानी कि सिंगल पाया जाता है। ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी जोड़ देना, इसमें लिगेंड्स में ये जोड़ देना कि यहां पर 2 और मोर, ठीक है ना, 2 और मोर, इसका जो लिगेंड्स है, लिगेंड्स अपने पास 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड्स अपने पास होते हैं, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम हमेशा एक ही होता है। इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये बातें भी याद रख लेना, ये बातें याद, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं यहां पर अपने पास जो है ये अपने पास सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल एटम सिंगल होता है, यानी कि बीच का एटम, तो मैंने बोल दिया ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। मान लीजिए अपने पास लिगेंड्स जो है बहुत सारे हैं, मान लीजिए 6 लिगेंड्स है, तो 6 लिगेंड्स किस तरह से हमने दिखाने हैं, 6 लिगेंड्स इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। ये 6 लिगेंड्स बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ इस तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए 1 लिगेंड्स, 2 लिगेंड्स, 3 लिगेंड्स, 4 लिगेंड्स, 5 लिगेंड्स, ये 6 लिगेंड्स। तो इस तरह से इस लिगेंड्स के और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है, तो ये वाले बॉन्ड क्या है बेटा, ये वाले बॉन्ड है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई। तो इस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट करे हैं, ठीक है। इस लेक्चर में जो है कुछ टर्मोलॉजी हमने कंप्लीट करी है, ठीक है। ये टर्मोलॉजी बेसिक टर्मोलॉजी हमने कंप्लीट करी है कि सबसे पहले हमने बात करी है कि काउंटर आयन क्या होता है बेटा स्पेस में। दूसरा हमने बात करी है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है। नेक्स्ट हमने बात करी है इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के टाइप के बारे में, ठीक, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल स्पेयर के बारे में बात करी है, ठीक। ये सारी की चीजें ये हमने पूरा कंप्लीट करा न्यूट्रल स्पेयर तक। उसके बाद हमने इसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर के जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर चीजें डील करी हैं कि जो सबसे पहला होगा सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसके बाद जितनी भी चीजें होंगी वो लिगेंड्स होगा, ठीक। फिर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स को हमने अच्छे से डिटेल में यहाँ पर पढ़ा, ठीक। ये डिफरेंस सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में पढ़ा है, ठीक, कि सेंट्रल मेटल एटम जो हमेशा एक ही होगा, लिगेंड्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चीजें दिखवाई हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब समझाया है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, या तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। तो ये चीजें अपने पास हो गई हैं, ये इस लेक्चर में हमारे पास कंप्लीट होती हैं बेटा। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो उस नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़ेंगे और उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इतने में देख लीजिए बेटा, कोई डाउट नहीं, तो इसको छाप लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से छाप लेना बेटा। नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, नोट्स ही काफी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें नोट्स से आएंगी, इस बात का ध्यान रखना, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं यहां पर क्या बोलता हूं कि एक भी चीज आपके एग्जाम में ऐसी नहीं है जो नोट्स के बाहर आ जाए, क्योंकि नोट्स ही काफी इंपॉर्टेंट है। नोट्स ऐसे कोटा जैसे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है बेटा, तो इसको फोकस कर लेना तुम लोग। कोई भी एग्जाम आपका हो, कॉम्पिटिटिव हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी हो, एक भी क्वेश्चन नोट्स से बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है बेटा। तो इतना हमने कंप्लीट कर दिया है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद बेटा।